हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज अड्डा। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी का लेक्चर नंबर 9 जिसका नाम है एंकिलोस्टोमा ड्यूओडेनल, जिसको हम लोग हुक वॉर्म भी कहते हैं। यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हो। तो विथ डायग्राम आज के वीडियो में हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे हुक वॉर्म के बारे में। ये हमारा लायन बैच है। किसी भी टॉपिक को बीएससी जूलॉजी या फिर बीएससी बॉटनी, किसी भी टॉपिक को आप नॉलेज अड्डा के नाम से या फिर लायन बैच के नाम से अगर आप यूट्यूब पर सर्च करते हो तो आपको सारे वीडियो लाइन से मिल जाएंगे। फिर किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को भी आप लायन बैच के नाम से सर्च कर सकते हो। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आप लोगों को इसका हैंड रिटन नोट्स भी दे दूंगी, जिसका जाकर के आप स्क्रीनशॉट इजिली ले सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का टॉपिक। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लोग सिनॉप्सिस देख लेते हैं गाइस। तो इसमें हम बेसिकली ये देखते हैं कि आज के वीडियो में मैं आप लोगों को क्या क्या बताने वाली हूँ। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप लोग सिनॉप्सिस लिख सकते हो। इससे आपके जो भी पेपर है उसमें काफी अच्छा इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन, इसके बारे में, इस पैरासाइट के बारे में पूरा हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे कि आखिर ये क्या है, किस टाइप के होते हैं, कहाँ पे स्थित रहते हैं, सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। सेकंड नंबर में हम लोग इनकी मॉर्फोलॉजी के बारे में स्टडी करेंगे। थर्ड नंबर में हम लोग मेल एंड फीमेल हुकवॉर्म के बारे में देखेंगे, मतलब नर और मादा दोनों के बीच डिफरेंस देखेंगे दोनों के स्ट्रक्चर में। फोर्थ नंबर में हम लोग इसका जीवन चक्र के बारे में देखेंगे, लाइफ साइकिल के बारे में देखेंगे। पांचवें नंबर में हम लोग इसके रोगजनक प्रभाव देखेंगे कि इनसे कौन कौन से रोग पैदा होते हैं, और लास्ट में हम लोग इसका ट्रीटमेंट देखेंगे। तो ये सारी चीजों को हम लोग गाइस आज के वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। इसके अलावा मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी बन चुके हैं। सारे टॉपिक आप लोग मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के सर्च कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन। तो चलिए सबसे पहले आप इसका डायग्राम देख लीजिए। कुछ इस प्रकार से हुकवॉर्म दिखाई देते हैं। सवाल यह है कि आखिर इसे हुकवॉर्म क्यों कहा जाता है। तो इसका बहुत इजी आंसर है, क्योंकि इसकी संरचना आप देखो, लास्ट में ये हुक के समान रहता है। जैसे कि हुक रहता है ना, लास्ट में इस तरीके से ऐसा मुड़ा हुआ रहता है, तो बिल्कुल ये हुक के समान दिखाई देता है। वैसे आगे मैं इसका जब स्ट्रक्चर दिखाऊंगी तो आप लोगों को इजिली समझ आएगा कैसे इसका जो लास्ट सिरा होता है वो बिल्कुल हुक के समान ऐसा मुड़ा हुआ रहता है। तो बिल्कुल इसी कारण इसको हुकवॉर्म कहा जाता है। ये तो बात क्लियर हो गया। अब सेकंड चीज ये कि ये एक प्रकार के क्या होते हैं, परजीवी होते हैं, मतलब पैरासाइट होते हैं। परजीवी उस प्रकार के जीव को हम लोग कहते हैं जो किसी दूसरे के शरीर में रह करके अपना लाइफ साइकिल को जो है वो पूरा करते हैं। बात करें अगर हम हुकवॉर्म की, तो ये किसी जानवर के या फिर किसी मनुष्य के इंटेस्टाइन में, मतलब छोटी आंत फिर बड़ी आंत में रह करके अपना जीवन यापन पूरा करते हैं। वहां पर ये रक्त को चूसने का काम करते हैं, या फिर हम जो भी खाना वाना खाते हैं उसको क्या करते हैं, ये ग्रहण करते हैं। तो देखा जाए तो हमारे इंटेस्टाइन में रह करके ये अपना लाइफ साइकिल को जो है वो पूरा करते हैं। ये अपनी संख्या में वृद्धि कैसे करते हैं। तो ये इनके जो फीमेल हुकवॉर्म होते हैं वो एक बार में 5000 से लेकर के 10,000 तक के अंडे देते हैं। जी हाँ, 5000 से लेकर के 10,000 तक के अंडे ये एक बार में दे सकते हैं हुकवॉर्म। तो ये इस प्रकार अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं, और इनके जो भी अंडे होते हैं, जो भी लार्वा होते हैं, वो टॉयलेट के साथ या मल के साथ शरीर से बाहर निकल जाते हैं, और बाहर निकल करके किसी मिट्टी या फिर किसी पानी में लार्वा रूप में परिवर्तित होते हैं। वहीं पे अपना मतलब ये बड़े होते हैं, और बड़े होकर के वापिस किसी इंसान की स्किन को वो भेद करके, मतलब उनके जो भी लार्वा है वो स्किन को भेद करके हमारे शरीर में फिर से एंटर करते हैं। तो ये देखा जाए तो एक प्रकार का इंट्रोडक्शन है। हम लोगों ने ये देखा कि किस प्रकार से जो हुकवॉर्म होते हैं वो हमारे शरीर में एंटर करते हैं, किस प्रकार से हमारे शरीर में वो अंडे देते हैं, किस प्रकार से उनके अंडे शरीर से बाहर निकलते हैं। तो ये इनका जो है वो छोटा सा लाइफ साइकिल है। तो हम लोग इंट्रोडक्शन में काफी कुछ चीज देख लिए। अब चलिए हम लोग इसके मॉर्फोलॉजी के बारे में देख लेते हैं, एक एक स्ट्रक्चर के बारे में अच्छे से देख लेते हैं, ताकि आप लोगों को हुकवॉर्म के बारे में बहुत कुछ बातें यहाँ पर समझ में आ जाए। तो चलिए सब हम लोग इसके मॉर्फोलॉजी के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए इसमें मेल और फीमेल हुकवॉर्म पाए जाते हैं। अगर हम लोग दोनों में कंपेयर करें तो बहुत कुछ चीजें ऐसी हैं जो दोनों में अलग अलग पाए जाते हैं। इस तरफ को जो आप देख रहे हैं वो मेल हुकवॉर्म है, और इस तरफ आप देख रहे हैं वो फीमेल हुकवॉर्म है। दोनों की अगर हम लोग लंबाई की बात करें तो जो मेल हुकवॉर्म होते हैं वो थोड़े से साइज में छोटे होते हैं फीमेल की अपेक्षा, लेकिन जो फीमेल हुकवॉर्म होते हैं वो नर के अपेक्षा लंबे होते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो 8 से 11 मिमी तक इसकी जो है वो लंबाई होती है, और उनकी लंबाई 10 से 13 मिमी तक इनकी लंबाई हो सकती है। तो हम यहाँ पे पहला इसमें डिफरेंस, पहला अंतर आप ये लिख सकते हो कि जो नर होते हैं वो मादा की अपेक्षा थोड़े से छोटे होते हैं, और साइज भी आप लोग लिख लेना। बात करें हम लोग इसके अपीयरेंस की, ये आखिर ये दिखते कैसे हैं। तो ये बिल्कुल व्हाइट कलर के दिखते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को ये वाला डायग्राम दिखाया था ना,
देखो बिल्कुल सफेद कलर के दिखते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि ये हमारे ब्लड को चूसने का काम करते हैं, रक्त को चूसने का काम करते हैं, जिस वजह से अगर इनके इंटेस्टाइन में अगर ब्लड भरा होता है, इनके शरीर में अगर रक्त भरा होता है हमारा, तो फिर ये बिल्कुल रेडिश कलर के दिखाई देते हैं। तो इनके दो कलर में आप इसकी पहचान कर सकते हो। सबसे पहले तो व्हाइट कलर का रहता है, और अगर रक्त को चूस लेते हैं जो ताजे कृमि होते हैं बिल्कुल रेड कलर के दिखाई देते हैं। तो दो कलर आप लोग इसमें लिख सकते हो। अगला चीज ये कि ये जो कृमि होते हैं वो बेलनाकार होते हैं। यहाँ पे आप इसका अपीयरेंस फिर से एक बार देख सकते हो, इस वाले डायग्राम में बिल्कुल बेलनाकार, लंबे, पतले होते हैं। तो देखिएगा इस चैप्टर में ना बहुत सारे वर्म के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, बहुत सारे कृमि के बारे में पढ़ा। तो समथिंग जितनी चीजें हैं ना कृमि के बारे में वो समथिंग सेम ही है। तो आने वाले जो भी 3 से 4 वर्म है उसके बारे में मैं नहीं बताऊंगी, आप लोग इजिली बुक में देख करके उसको पढ़ सकते हो, है ना। तो इसी प्रकार से इसकी संरचना होती है। अब अगर हम लोग मेल और फीमेल में डिफरेंस करना चाहे कि आखिर हम कैसे पता लगा सकते हैं कि ये मेल है और ये फीमेल है, तो आप लोग देखना कि जो मेल का जो पूंछ वाला हिस्सा रहेगा ना, लास्ट वाला सिरा रहेगा, वो कुछ इस तरीके से फ्लावर के समान रहता है, जिसको हम लोग मैथुन बरसा कहते हैं। इंग्लिश में इसको कॉपुलेटरी बरसा भी कहा जाता है, कॉपुलेटरी बरसा। तो बिल्कुल ऐसा फूल के समान दिखाई देता है, जबकि फीमेल में ऐसा नहीं होता। फीमेल का जो निचला हिस्सा रहता है बिल्कुल नुकीला होता है। इस वाले डायग्राम में वो फिर से आप लोग देखिए, यहाँ पे आप मैथुन बरसा को इजीली देख सकते हो। देखिए इस वाले पॉइंट पे देखिए, जो मेल का जो पूंछ है वो बिल्कुल इस तरीके से फ्लावर के समान रहता है, जबकि फीमेल का जो पूंछ होता है बिल्कुल ऐसा नुकीला रहता है। तो इससे हम लोग पता लगा सकते हैं कि कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है। क्लियर हुआ आपको। तो अगेन इस फीमेल में एनस पाया जाता है, जबकि जो मेल होते हैं, मतलब फीमेल में जो टॉयलेट वगैरह पास करने के लिए लास्ट में इसमें एनस पाया जाता है, लेकिन जो मेल होते हैं उसमें क्लोकल अपर्चर पाया जाता है। क्लोकल अपर्चर के हेल्प से वो जो भी स्टूल वगैरह है उसको पास करने का कार्य करते हैं। बात करें अगर हम लोग इसको माउथ की, ओरल की, तो इसमें टोटल 6 टीथ पाए जाते हैं, 6 दांत पाए जाते हैं। बकल कैविटी दोनों में प्रेजेंट है, माउथ, ओरल, इसमें ऑलरेडी टीथ प्रेजेंट होते हैं, दांत प्रेजेंट होते हैं, जिसकी सहायता से ये कट करने का, फिर रक्त को चूसने का ये काम करते हैं। फेरिंग्स दोनों में पाया जाता है। एक्सक्रेटरी पोर पाया जाता है, उत्सर्जी अंग, मतलब जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको माउथ के जस्ट नीचे, हम लोगों ने पहले वाला जो एक कृमि पढ़ा था ना उसमें भी देखना, जितने भी वर्म होते हैं ना उसके मुंह के जस्ट नीचे पे एक्सक्रेटरी पोर होता है, उत्सर्जी अंग होता है, जिसके माध्यम से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर निकालने का ये काम करते हैं। सर्वाइकल ग्लैंड दोनों में पाया जाता है। और अगर हम बात करें इसके जेनाइटल ऑर्गन की, तो जो फीमेल होती है उसमें वेजाइना, ओवरी, यूट्रस, यहाँ पे आप देख सकते हो सारी चीजों को यहाँ पर लिखा गया है ना, वेजाइना, सर्विक्स, यूट्रस, ओवरी, सारे चीज पाए जाते हैं। और मेल में भी हम लोग बात करें तो वाल्व डिफरेंस, वेसिकल सेमिनल्स, एजाकुलेटरी डक्ट, ये सारे जो भी इनके जेनाइटल ऑर्गन है वो सारे इसमें प्रेजेंट होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा खासा इसमें बना रहता है, बहुत सारे ग्लैंड पाए जाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो ये होता है गाइस कुछ इस प्रकार से डायग्राम। एक बार मैं थोड़ा सा क्लीन कर देती हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यही डायग्राम को आपको अगर आपके एग्जाम में आया तो बनाना पड़ेगा। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो डायग्राम का, है ना। तो आई थिंक आप लोगों को ये डायग्राम क्लियर हो गया होगा। अब चलिए डायग्राम तो हम लोग देख लिया, अब हम लोग इसके लाइफ साइकिल के बारे में देख लेते हैं। तो चलिए गाइस हम लोग इसके लाइफ साइकिल के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे आप लोग डायग्राम देख रहे हो, डायग्राम का आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। रफली डायग्राम आप लोग अपने एग्जाम में बना सकते हो, जैसे जीवन चक्र लिखोगे ना तो ऐसा रफली बना सकते हो, है ना। तो चलिए मैं बताती हूँ किस प्रकार से होता है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन में बताया था कि जो हुक वर्म होते हैं उनका जो मेन होस्ट होता है वो कोई इंसान या फिर मनुष्य या फिर कोई जानवर हो सकता है ना। और इनका जो लाइफ साइकिल होता है वो देखा जाए तो मेनली ये अपने होस्ट के ऊपर ही रह करके पूरा करते हैं, मतलब किसी जानवर या फिर मनुष्य के ऊपर ही, अपना होस्ट के ऊपर ही अपना ये जो लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट करते हैं। मतलब कहने का मतलब जैसे कि दूसरे वर्म किसी अन्य जानवर के शरीर में भी जाते थे फिर हमारे शरीर में आते थे, यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। इनका मेन होस्ट केवल इंसान ही होता है, फिर कोई अन्य जानवर हो सकता है। तो देखिए जैसे ही जो फीमेल हुक वर्म होते हैं जैसे ही वो अंडे देते हैं तो जो उनके अंडे होते हैं, मैंने बताया 5000 से 10,000 तक भी अंडे दे सकते हैं एक दिन में, है ना। तो जितने अंडे होते हैं वो मल के माध्यम से शरीर से बाहर आ जाते हैं। कारण क्यों वो मल के माध्यम से शरीर से बाहर आते हैं, क्योंकि जो उनके अंडे होते हैं वो हमारा जो इंटेस्टाइन होता है वहां पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर रहता है, बहुत ज्यादा गर्मी रहता है, जिस वजह से वहां पर वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाते हैं। तो उनके डेवलपमेंट के लिए वो मल के द्वारा क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। जैसे वो मल के द्वारा बाहर निकलते हैं हम लोग उसको क्या बोलते हैं, एग बोलते हैं। यहाँ पे आप लोग पहला स्ट्रक्चर देख सकते हो, एग।
ये जो एग होते हैं वो मिट्टी में या फिर पानी में कहीं पर भी ऐसा जमा हो जाते हैं। अब जो टॉयलेट है उसमें जो भी लार्वा वगैरह है वो धीरे धीरे क्या करने लगता है, उसमें डेवलपमेंट होने लगता है, मतलब जो अंडे होते हैं वो धीरे धीरे अपने साइज में बड़े होने लगते हैं, और साइज में बड़े वो 48 घंटे के अंदर वो एक प्रकार के लार्वा में परिवर्तित हो जाते हैं। कुछ इस प्रकार से देखिए लार्वा, जिसको हम लोग कहते हैं रेबडीफॉर्म लार्वा, रेबडीफॉर्म लार्वा में परिवर्तित हो जाती है। कितने घंटे में? 48 घंटे, मतलब 1 से 2 दिन में जो अंडे होते हैं अब बड़े हो गए हैं लार्वा। तो ये जो भी प्रोसेस हो रहा है वो हमारे शरीर के बाहर हो रहा है, किसी मिट्टी में हो रहा है ना। अब ये जो लार्वा है वो धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं और 8 से 10 दिन में ये किसमें डेवलपमेंट हो जाते हैं, कुछ इस तरीके से संरचना बन जाती है जिसको हम लोग कहते हैं फिलरीफॉर्म लार्वा। फिलरीफॉर्म लार्वा में ये चेंज हो जाते हैं, वातावरण में चेंज हो जाते हैं, और यही वो स्टेज होता है जिसमें कोई लार्वा सबसे ज्यादा इन्फेक्टिव होता है। इन्फेक्टिव कहने का मतलब ये वाला जो पहले रेबडीफॉर्म वाला जो लार्वा था वो उस कंडीशन में नहीं रहता है कि हमारे शरीर को भेद करके वो अंदर चला जाए, लेकिन जब वो लार्वा फिलरीफॉर्म लार्वा में परिवर्तित होता है तब वो हमारे शरीर को भेद करके हमारे शरीर के अंदर वो प्रवेश करते हैं। तो जैसे ही ये फिलरीफॉर्म लार्वा के कंडीशन में आता है तो ये क्या करते हैं, हमारे स्किन को पेनिट्रेट करते हैं। जैसे कि हम लोग देखना कभी खाली पैर कहीं खेत वेत में चले गए, खाली पैर कहीं मैदान में चले गए, तो उसके माध्यम से वो हमारे जो पैर के तलवे या फिर किसी भी स्किन में जो है वो छेद करके हमारे शरीर के अंदर जो है वो घुस जाते हैं। देखना कहीं आप कीचड़ से गंदे जगह से आ रहे होगे, पैर में खुजली करता है, अगर आप हाथ पैर नहीं धोगे ना कहीं से बाहर आने में तो हमारी स्किन में खुजली करना चालू हो सकता है। तो हो सकता है कि कोई लार्वा हमारे शरीर में एंटर कर रहा हो, इसलिए आप जहां भी जाते हो तो बाहर से आते हो तो कहा जाता है ना हाथ पैर अच्छे से धोना चाहिए, इसी कारण कहा जाता है। फिर आप कहीं भी जाते हो तो चप्पल वगैरह स्लीपर वगैरह पहन करके जाया कीजिए, क्योंकि हमारे पैर के माध्यम से ही ज्यादातर हमारे शरीर में क्या करते हैं, इनके लार्वा एंटर करते हैं। तो हमारे शरीर के जो टिश्यू होते हैं उनको छेद करके ये हमारे शरीर के रक्त कोशिकाओं में, मतलब जो ब्लड वेजल्स होती हैं, जो रक्त होती है उसमें क्या कर लेते हैं, ये एंटर कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये फिलरीफॉर्म लार्वा हमारे स्किन को पेनिट्रेट कर दिए, और स्किन को पेनिट्रेट करने के बाद ये हमारे शरीर में एंटर कर लिए, हमारे शरीर के ब्लड वेजल में, रक्त में ये घुस चुके हैं। अब जैसे ही हमारे ब्लड में आते हैं, ब्लड के थ्रू वो हमारे हार्ट के पास आते हैं, मतलब हमारे हृदय में वो एंटर करते हैं। हृदय के माध्यम से वो हमारे शरीर के फेफड़ों में जो है वो एंटर करते हैं, मतलब लंग्स में एंटर करते हैं। लंग्स के माध्यम से वो हमारे ट्रैकिया फिर फेरिंग्स लैरिंग्स वगैरह में एंटर करते हैं, जिसके द्वारा अगर हम लोग कोई थूक वगैरह निगल रहे हैं तो उसके माध्यम से वो हमारे पेट में चले जाते हैं, और पेट में जाने के बाद वो इजिली इंटेस्टाइन में चले जाते हैं, और लार्वा फिर से बड़े होकर के फिर से वो वयस्क एडल्ट लार्वा जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में अपना मल्टीप्लिकेशन चालू करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, अंडे देते हैं, देन फिर से वो अपना वहां पर संख्या को बढ़ा लेते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारे शरीर में इनका लाइफ साइकिल जो है वो पूरा होता है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये है गाइस इसका लाइफ साइकिल। अब चलिए हम लोग इसका पैथोजेनिक इफेक्ट देख लेते हैं कि जो हुकवॉर्म है उनसे हमारे शरीर में किस प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। पहले देखिए क्या है एंकिलोस्टोमा डर्मेटाइटिस। तो इसका मतलब क्या है, चर्म शोथ। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जो उनके लार्वा होते हैं वो हमारे स्किन को भेद करके, टिश्यू को छेद करके हमारे ब्लड में वो क्या करते हैं, एंटर करते हैं। तो जिस जगह से वो हमारी स्किन को पेनिट्रेट किए रहते हैं, जिस जगह से हमारी स्किन को छेद किए रहते हैं, वहां पर इंफेक्शन हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं डर्मेटाइटिस। डर्मा मतलब क्या होता है, स्किन, और टाइटिस मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन। मतलब हमारे स्किन में इन्फ्लामेशन हो जाता है, सूजन आ जाता है, खुजली होता है, रेडनेस आ जाता है, हल्का फीवर टाइप आता है। देखना कभी हमारी स्किन में एकदम से फोड़ा फुंसी हो जाता है, फिर खुजली होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चर्म शोथ बोलते हैं। तो सबसे पहले तो ये हो गया। सेकंड नंबर में देखो निमोनिया या फिर लंग इन्फेक्शन। मैंने क्या बताया था कि जो हुकवॉर्म होते हैं, जो उनके जो लार्वा होते हैं वो जैसे ब्लड में एंटर करते हैं, सबसे पहले ब्लड के माध्यम से वो हार्ट के बाद वो हमारे लंग्स में एंटर करते हैं, हमारे फेफड़ों में एंटर करते हैं। तो जब वो हमारे फेफड़ों में एंटर करते हैं तो फेफड़ों में एंटर करने के कारण हमारे जो फेफड़े होते हैं कभी कभी उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, या फिर कभी कभी उसमें निमोनिया हो जाता है। निमोनिया मतलब क्या होता है, जो लंग्स है उसमें पानी भर जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, वही हमारा क्या कहलाता है, निमोनिया कहलाता है। तो निमोनिया या फिर लंग इन्फेक्शन भी हो सकता है हुकवॉर्म के द्वारा। अगला नंबर है खून की कमी। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हुकवॉर्म होते हैं वो रक्त को चूसने का काम करते हैं, ब्लड सकर होते हैं वो, है ना। तो जिस वजह से शरीर में खून की भी कमी हो सकती है। खून की कमी होने के कारण शरीर में कमजोरी आएगा, चक्कर आएगा, हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है, जो हमारा प्रतिरोधकता क्षमता है वो भी क्या होने लगता है, धीरे धीरे कम होने लगता है। पाचन में गड़बड़ी, क्योंकि जैसे हमारे पेट में अगर कृमि हो गया है तो स्वाभाविक सी बात है पाचन में गड़बड़ी होगा।
मासिक धर्म का बंद आ जाना, जो स्त्रियां होती हैं उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल ठीक से आ नहीं पाता है, फिर परमानेंट कभी कभी वो बंद भी हो जाता है क्योंकि शरीर के अन्य हिस्सों को वो क्या कर देते हैं, वो डैमेज कर देते हैं। अगला है मेल में नपुंसक, जो मेल होते हैं उसमें कभी भी स्पर्म का फॉर्मेशन भी नहीं होता है, वो आजीवन वो नपुंसक भी हो सकते हैं और इम्यूनिटी कभी कभी लो भी हो जाता है। तो ये सारी चीजें हैं गाइस, इनके पैथोजेनिक इफेक्ट है ना। अब चलिए हम लोग इसके ट्रीटमेंट के बारे में देखते हैं। ट्रीटमेंट में ऐसे बहुत सारी दवाइयां हैं जो कि हुकवर्म इन्फेक्शन में दिया जा सकता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कार्बन टेट्राक्लोराइड, टेट्राक्लोरोएथिल, किनोपोडियम का तेल, थायमोल, थाइबेंडोजोल, टेट्रामिसोल इत्यादि। कभी कभी देखना हमारे जो कम्युनिटी है उसमें जो नर्स होते हैं, डॉक्टर होते हैं, फिर जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होते हैं, कभी कभी कृमि का दवाई बांटने भी आते हैं, देखो ना अल्बेंडाजोल वगैरह बांटने आते हैं। तो अगर आपके घर साइड आता है कृमि का दवाई बांटने तो उसको खा लेना, क्योंकि उन लोग साल में एक बार दवाई खिलाते हैं गवर्नमेंट के साइड से, तो वो खाने से अगर कृमि का इन्फेक्शन होने वाला है तो वो क्या हो जाता है, टल जाता है। तो साल में एक बार कृमि का दवाई हर किसी को खा लेना चाहिए, चाहे कृमि हो या ना हो। तो अगर आपके साइड ऐसा फ्री में दवाई बांटने आता है तो उसको आप खा सकते हो। क्लियर हुआ गाइस आपको? तो चलिए ये तो हमारा कंप्लीट हो गया आज का टॉपिक। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए नोट्स का। तो आई होप आप लोगों ने अब तक के जितने भी वीडियोस बने हैं इस चैप्टर के, सारे वीडियो आप लोग मेरे चैनल पर देख चुके होंगे। और इस चैप्टर का एक दो टॉपिक और बचा है, फिर इस चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और बेसिक जूलॉजी पार्ट 2 का भी आप लोग देख सकते हो मेरे चैनल पर। तो आई होप यू गाइस आज का वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का टॉपिक आप लोगों को समझ आया कि नहीं, ये चैप्टर समझ आ रहा है कि नहीं। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और इस चैनल के इस चैप्टर के सारे वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, चेक जरूर करें प्लेलिस्ट में। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।